Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well and safe. Today, we are going to study third poem of class 12th on his blindness, composed by जॉन मिल्टन। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th की थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को स्टडी करने वाले हैं और जिसके पोइट हैं जॉन मिल्टन। थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में मैं बता दूं आपको। एंड यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ जॉन मिल्टन ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर जो पिक्चर लगी हुई है जॉन मिल्टन की है। एंड यू कैन सी on this picture that John Milton had long hair. John Milton के बाल बहुत बड़े थे and he had oval face and fair complexion. बड़े बाल, oval face था और fair complexion होने के कारण जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे, क्रिस्ट कॉलेज, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे इनको द लेडी ऑफ क्रिस्ट कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि इनका जो रूप था वो लेडी के समान था, बाल बड़े रखते थे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? द लेडी ऑफ द क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट कॉलेज की इनको लेडी कह करके इनके साथ के बच्चे पुकारा करते थे। और इनके बारे में बता देते हैं। जॉन मिल्टन इज कॉल्ड द सूरदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन को इंग्लिश लिटरेचर का सूरदास कहा जाता है बिकॉज जॉन मिल्टन बीकेम ब्लाइंड। जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे। ही लॉस्ट आईसाइट ऑफ वन आई एट द एज ऑफ 42। 1650 ईस्वी में 42 साल की उम्र में इनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर्स ने इनको सलाह दी कि इनको रेस्ट करना चाहिए, जो राइटिंग का जो इनका काम है पोएम लिखने का उसको रोकना चाहिए, जिससे कि उनकी एक आंख की रोशनी बनी रहे। लेकिन इन्होंने डॉक्टर्स की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी कारण 44 की एज में, कितनी एज में? 44 ईयर्स की। ठीक है, 44 ईयर्स की एज में मिल्टन बीकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो 44 साल की उम्र में मिल्टन पूरी तरह अंधे हो गए थे। तो जॉन मिल्टन कैसे थे? अंधे पोइट थे और अंधे कब हुए थे? 44 की एज में। ठीक है, दूसरी बात, इस पोएम की हम बात कर लेते हैं ऑन इस ब्लाइंडनेस की। सो दिस पोएम इज अ सोनेट। ये जो पोएम है हमारी, ये सोनेट है। क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारी सोनेट। अब सोनेट क्या होता है? अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। कितने लाइन्स की? 14 लाइन्स की। ठीक है, तो 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट कहते हैं। इस बोर्ड पर जो मैंने इस टाइम लिखा है इस वीडियो में, ये अभी पूरी लाइन नहीं है, ये 8 लाइन्स हैं, 6 लाइन्स इसमें और हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको काउंट भी कर सकते हैं। तो इसमें कितने लाइन्स हैं? 14 लाइन्स हैं और 14 लाइन्स की पोएम को हम सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो इस पोएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी इन 14 लाइनों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स। जो 8 लाइन्स होती हैं उनको हम ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। और जो 6 लाइन्स होती हैं उनको हम सेस्टेट कहते हैं। तो ये जो सोनेट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, यानी 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स। तो टोटल इसमें 14 लाइन्स हैं और इसीलिए हम इसको सोनेट के नाम से जानते हैं। दिस सोनेट इज अ पर्सनल सोनेट। ये पर्सनल सोनेट है क्योंकि जॉन मिल्टन ने इसमें अपने पर्सनल व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है। जॉन मिल्टन ने अपने पर्सनल ग्रीफ को, पर्सनल दुख को इसमें बताया है, इसलिए इसको हम पर्सनल सोनेट या ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जॉन मिल्टन बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। 44 साल की उम्र में मिल्टन अंधे हो गए थे। सो ही बीकेम वेरी सैड, इसलिए वो बहुत दुखी हुए। एंड इन दिस सोनेट ही एक्सप्रेसेस हिज सोरो ओवर हिज प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस। और इसीलिए समय से पहले ही अंधे हो जाने पर जॉन मिल्टन अपने दुख को इस पोएम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें आपने अभी सुनी, समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स स्टडी द टेक्स्ट ऑफ दिस
पोएम। और आइए अब हम इस पोएम के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। क्या लिखा है? When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent। पहले हम इन 4 लाइन को स्टडी करते हैं। क्या लिखना है पॉइंट? When I consider, कंसीडर मीन्स होता है थिंक, सोचना। कंसीडर मीन्स क्या होता है? सोचना। कंसीडर मीन्स थिंक, सोचना। पॉइंट क्या लिखते हैं? When I consider, जब मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट, मेरी आंखों की रोशनी। लाइट मीन्स अब आई साइट, तो लाइट की मीनिंग क्या है यहाँ पर? आई साइट से, ठीक है। तो व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट इट मीन्स माई आई साइट, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे, इज स्पेंट, स्पेंट मतलब खो जाना या खर्च कर देना। वैसे स्पेंट मीन्स खर्च करना होता है, तो लेकिन यहाँ स्पेंट का मीनिंग किससे है? लॉस्ट से, ठीक है, क्योंकि मिल्टन अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। तो मिल्टन कहना चाहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार से चली गई। एयर, एयर का मीन्स होता है बिफोर, एयर मीन्स होता है बिफोर इन पहले ही। हाफ माई डेज, डेज मतलब वैसे दिन होते हैं, लेकिन यहाँ डेज का मतलब हम एज कह सकते हैं, उम्र कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एयर हाफ माई डेज, इट मीन्स बिफोर माई हाफ एज, मेरी आधी उम्र से पहले ही, ठीक है। नॉर्मली जो मैन की जो उम्र बताई गई है, जो एक व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए नॉर्मली, वो 100 ईयर्स होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 100 ईयर्स। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल व्यक्ति इतने उम्र बहुत ही कम जी पाते हैं, और लोग यूजुअली 60 साल 70 साल इस स्टेज पर पहुंचकर डेथ हो जाती है। तो नॉर्मली 100 ईयर्स एक व्यक्ति की एज बताई गई है। बट मिल्टन बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, लेकिन मिल्टन जो अंधे हो गए थे वो 44 साल की उम्र में ही अंधे हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्टन अभी 50 साल के भी नहीं हुए थे, यानी अपने आधे जीवन में भी वो नहीं पहुँचे थे, और उससे पहले ही मिल्टन अंधे हो गए थे। इसीलिए उन्होंने लिखा है एयर हाफ माई डेज, इसका मतलब मेरे आधे जीवन से पहले ही उनकी आँखों की रोशनी चली गई है। एंड इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और ये जो संसार है, दिस डार्क वर्ल्ड, ये जो संसार है अब मिल्टन के लिए कैसा है? डार्क, इट मीन्स अंधकारमय हो गया है। एंड वाइड, वाइड कहते हैं विस्तृत। मिल्टन कहना चाहते हैं कि जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ कि मेरी आधे उम्र से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और ये संसार मेरे लिए बिल्कुल अंधकारमय हो गया और बहुत विस्तृत हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास एक ही टैलेंट है, वो टैलेंट क्या है मिल्टन के पास? पोइट्री लिखने का, ठीक है, पोएम्स को कंपोज करने का जो मिल्टन के पास एक टैलेंट है। विच इज डेथ, विच इज डेथ, जो मृत्यु है, टू हाइड, छिपाना। मिल्टन कहना चाहते हैं जो मेरे पास एक टैलेंट है पोएम्स लिखने का, जिसको छिपाना मेरे लिए मृत्यु के ही समान है। इट मीन्स द पोइट डज नॉट वांट टू हाइड हिज टैलेंट, पोइट अपने टैलेंट को छिपाना नहीं चाहते। ही वॉन्ट्स टू कंपोज मोर एंड मोर पोएम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड। मिल्टन ईश्वर की प्रशंसा में अधिक से अधिक पोएम्स कंपोज करना चाहते हैं, बट नाउ ही इज़ हेल्पलेस, लेकिन वो विवश हैं, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। तो मिल्टन कहना चाहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक ही टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मृत्यु के ही समान है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर टैलेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बाइबल में मैथ्यू 25 में एक कहानी है छोटी सी, द पैराबल ऑफ द बैग्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो बाइबल में एक कहानी है द पैराबल ऑफ द बैग्स ऑफ गोल्ड। उसमें क्या होता है, उस कहानी में एक धनी व्यक्ति था जो एक 4-5 साल के लिए कहीं यात्रा पर जा रहा था। तो
उसने अपना कुछ धन, उसके पास 8 थैले थे, 8 बैग्स थे ऑफ गोल्ड, सोने के उसके पास 8 बैग्स थे। तो उन थैलों को, उन बैग्स को उसने अपने 3 सर्वेंट में बांट दिया। 5 बैग्स एक नौकर को दे दिए, 2 एक नौकर को दे दिए और 1 बैग उसने एक नौकर को दे दिए। इस प्रकार से 8 बैग्स उसने अपने 3 नौकर में डिवाइड कर दिए, 5, 2 और 1। और उनसे कहा कि आपको इसका प्रॉपर यूज करना है और आपको इसका सदुपयोग करना है, इसको बढ़ाना है। ठीक है। 5 साल के बाद जब वो धनी व्यक्ति, धनी व्यापारी वापस आता है और उन तीनों नौकर से उसने बातचीत की। पहले नौकर से बात की जिसको उसने 5 बैग दिए थे गोल्ड के। तो उस नौकर ने उसको बताया कि मैंने आपके गोल्ड को इन्वेस्ट किया था, जिससे मैंने खूब सारा धन कमा करके इसको डबल कर दिया है। तो जो धनी व्यापारी था वो उससे बहुत खुश हुआ। फिर वो दूसरे सर्वेंट के पास गया जिसको उसने 2 बैग्स दिए थे। उससे पूछा कि आपने उस गोल्ड का क्या किया जो मैंने आपको दिया था। उसने भी बताया कि मैंने आपके गोल्ड को अच्छी तरह यूज किया और उससे मैंने खूब प्रॉफिट कमा करके उसको मैंने डबल कर दिया। अब वो उस नौकर के पास जाते हैं जिसको उन्होंने 1 बैग दिया था गोल्ड का। उसने उस धनी व्यक्ति को बताया कि मैंने तो आपके बैग को बड़ा संभाल कर रखा, क्योंकि आपने तो मुझे 1 ही बैग दिया था। यदि वो भी मुझसे गुम हो जाता या खर्च हो जाता तो आप मुझे डांटते। तो मैंने आपके उस बैग को जो गोल्ड से भरा हुआ था उसको ज़मीन में दबा दिया, जिससे कि वो हिफाजत से रहे, और अब मैं आपको उस बैग को दे देता हूँ। तो जो धनी व्यापारी था उन दोनों नौकर से तो बहुत खुश था जिन्होंने उसके पैसे को डबल करके दिया। ठीक है। लेकिन उसने उस 3rd नौकर को बहुत डांटा जिसने उसके धन को ज़मीन में गाड़ दिया था। ठीक है। और उसने उसका कोई भी यूज नहीं किया। तो इसी प्रकार से इस स्टोरी को भी मिल्टन इस पोएम में बताना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक ही टैलेंट है, एंड विच इज डेथ टू हाइड, और जिसको छिपाना बिल्कुल मौत के समान है। तो कभी कहना चाहते हैं कि जिस नौकर ने उसके सोने को छिपा कर रख दिया था कि मैं अपने टैलेंट को छिपाना नहीं चाहता, मेरे लिए उस टैलेंट को छिपाना मृत्यु के ही समान है। और क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो जो टैलेंट है मेरे पास, लॉज्ड मतलब पड़ा हुआ है, लॉज्ड मीन्स लाइंग, लॉज्ड मीन्स लाइंग, जो मेरे पास पड़ा हुआ है विद मी, मेरे पास यूजलेस, बेकार। तो पोइट कहना चाहते हैं मेरे पास एक ही टैलेंट है पोइम्स लिखने का, और जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, अतः मैं उसको छिपाना नहीं चाहता, बट इट इज लॉज्ड विद मी, लेकिन मेरे पास पड़ा है यूजलेस, बेकार। लेकिन ये जो टैलेंट है ये मेरे पास बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, बिकॉज द पोइट इज अनेबल टू कंपोज पोइम्स, क्योंकि पोइट पोइम्स को कंपोज नहीं कर सकता। इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास जो टैलेंट है कविता लिखने का, तो वो मेरे पास बिल्कुल बेकार पड़ा है। दो, हालांकि यद्यपि माई सॉल, मेरी आत्मा, मेरा जो आत्मा है, मोर बेंट, बेंट का मीनिंग वैसे झुका हुआ होता है, बट यहाँ बेंट का मीनिंग है ईगर। यहाँ बेंट का मीनिंग क्या है, ईगर, उत्सुक होना। ठीक है। तो कहते हैं कि जो टैलेंट है मेरे पास वो बिल्कुल बेकार पड़ा है, हालांकि मेरी जो आत्मा है बहुत उत्सुक है। वो किस लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए। ठीक है। देयर विद, उससे, अर्थात अपने टैलेंट से। कहता है कि मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, उस टैलेंट से सेवा करने के लिए बहुत ईगर है, बहुत उत्सुक है। किसकी सेवा, माई मेकर, अपने मेकर की। मेकर मतलब बनाने वाला, और हम सबको किसने बनाया है, गॉड ने। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं उस टैलेंट से अपने मेकर की अर्थात गॉड की सेवा करना चाहता हूँ। मैं गॉड की प्रेज में, गॉड की प्रशंसा में पोइम्स लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन मैं उस टैलेंट को भी छिपाना नहीं चाहता। और क्या कहना चाहते हैं, एंड प्रेजेंट, और मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा अकाउंट। अकाउंट मतलब लेखा जोखा। देखिए हम सबकी ये मान्यता है कि डेथ के बाद जब हम ऊपर जाते हैं गॉड के सामने, तो गॉड हमारा अकाउंट चेक करते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने कितने काम किए, अच्छे काम किए हैं, खराब काम किए हैं, उसी हिसाब से हमारे साथ जजमेंट होता है। ठीक है। तो जजमेंट के दिन जब हमारा अकाउंट चेक किया जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो।
उसी प्रकार से मिल्टन सोचते हैं कि जब जजमेंट का डे होगा, जब फैसला सुनाया जाएगा, तो मैं अपने अकाउंट को अच्छी तरह प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, गॉड ने जो मुझे टैलेंट दिया है तो मैं उसका सदुपयोग करना चाहता हूँ। ठीक है, और अपना वास्तविक लेखा जोखा गॉड के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसलिए इसमें लिखा है लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, ही यानी कि गॉड, ही मीन्स कौन है यहाँ पर, गॉड, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर रिटर्निंग लौटने पर, यानी जब मैं मृत्यु के बाद ऊपर जाऊंगा, जब मेरा लेखा जोखा देखा जाएगा तो लौटने पर शाइड, इसको क्या पढ़ेंगे, शाइड, और शाइड मीन्स होता है डांटना, स्कोल्ड। क्या होता है प्यारे बच्चों, शाइड मीन्स डांटना या रिब्यूक करना। ठीक है, तो हम देखते हैं इन लाइन में मिल्टन क्या कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक टैलेंट है और जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। तो वो जो टैलेंट है मेरे पास वो कोई यूजलेस पड़ा हुआ है। हालांकि मेरी जो सॉल है बहुत उत्सुक है, किस लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विद, उससे, अर्थात मेरा जो आत्मा है उस टैलेंट से सेवा करने के लिए बहुत आतुर है, बहुत उत्सुक है अपने गॉड की, अपने ईश्वर की। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और पोइट अपने ट्रू अकाउंट को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैंने अपना ट्रू अकाउंट वहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गॉड के सामने, तो कहीं ऐसा ना हो कि गॉड मेरे वापस लौटने पर मुझे डांटे। ठीक है, जैसा कि किसने डांटा था, उस धनी व्यापारी ने अपने थर्ड सर्वेंट को, क्योंकि उसने उसके टैलेंट को, उसके धन का कोई यूज नहीं किया। तो मिल्टन उस सर्वेंट के भांति अपने टैलेंट को छिपाना नहीं चाहते, बल्कि वो उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने डेथ के बाद जजमेंट के डे पर अपना ट्रू अकाउंट प्रस्तुत कर सके। अब आगे क्या लिखा है, बहुत अच्छी लाइन है, डथ। प्यारे बच्चों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये डथ क्या होता है, ये डज होता है। ये क्या होता है, डज। डज गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट की मीनिंग यहाँ पर डिमांड करना है। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डिमांड करना। एग्जैक्ट मीन्स डिमांड करना। तो क्या कहते हैं, डज गॉड डिमांड, क्या गॉड मुझसे डिमांड करते हैं डे लेबर, दिन भर मेहनत की। डे लेबर मतलब दिन भर कठिन परिश्रम करना। ठीक है, तो क्या गॉड मुझसे अब डे लेबर की डिमांड करते हैं। लाइट डिनाइड, क्योंकि जो लाइट थी, लाइट मीन्स आई साइट, क्योंकि जो मेरी आंखों की रोशनी थी। डिनाइड, डिनाई का मीनिंग होता है इनकार करना या वंचित कर देना, डिप्रीव कर देना या मना कर देना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो मिल्टन कहना चाहते हैं कि क्या ईश्वर मुझसे डे लेबर की डिमांड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेरी आई साइट थी उससे मुझको डिप्रीव कर दिया, मुझको उस आई साइट से वंचित कर दिया। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स होता है फूलिशली, फॉन्डली का मीनिंग होता है फूलिशली। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो फॉन्डली मीन्स होता है फूलिशली। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, पोइट अपने आप को कहते हैं कि जो ये मैंने बातें पूछी कि क्या ईश्वर मुझसे दिन भर लेबर करवाने चाहते हैं, मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन ली, अभी तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई, अब मैं अपने टैलेंट का प्रयोग कैसे करूं, और मैं अपना ट्रू अकाउंट कैसे प्रेजेंट करूं, और यदि मैं ट्रू अकाउंट प्रेजेंट नहीं करूंगा तो गॉड मुझको ऐसा ना हो जजमेंट के दिन कहीं मुझे डांटे। तो ये सारी कंप्लेंट जो मिल्टन गॉड से कर रहे हैं, तो वो खुद अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर रहे हैं। क्या ना, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने किए थे वो कैसे किए थे, मूर्खतावश। क्या ना, मैंने मूर्खतावश ये सारे प्रश्न किए। बट आगे लिखा है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, पेशेंस मीन्स क्या होता है, धैर्य, लेकिन मेरे धैर्य ने टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी टेक्स्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसको आगे की ओर आगे ले चलते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी दीज लाइन्स। I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him
बेस्ट। पहले हम लाइन को स्टडी करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मिल्टन गॉड से कंप्लेन करते हैं कि आपने बिफोर माई हाफ एज यू मेड मी ब्लाइंड। मिल्टन कहना चाहते हैं कि आपने मेरी आधी उम्र से पहले ही मुझको अंधा बना दिया, अब मेरे पास एक ही टैलेंट है, मैं उसका यूज नहीं कर सकता। तो अब वो स्वयं क्या कहना चाहते हैं कि आई फॉन्डली आस्क, फॉन्ड मीन्स फूलिशली, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, यानी कि वो गॉड से जो कंप्लेंट कर रहे थे, जो शिकायत कर रहे थे, वो उनकी बुद्धिमानी वाली नहीं थी, वो उनकी मूर्खता वाली कंप्लेंट थी। इसलिए वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। ये जो बातें मैंने जो पूछी थी वो कैसी थी? मूर्खतापूर्वक पूछी थी। बट पेशेंस, पेशेंस जो होता है धैर्य, लेकिन पोइट का धैर्य टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मरमर, मरमर मीन्स वैसे तो बड़बड़ाना होता है, मरमर मीन्स वैसे क्या होता है? बड़बड़ाना, लेकिन यहाँ पर मरमर का मीनिंग हम कंप्लेंट निकाल सकते हैं। क्या? शिकायत। मरमर मीन्स शिकायत। तो कवि कहना चाहता है कि मेरे धैर्य ने उस शिकायत को रोकने के लिए सून रिप्लाई, जवाब देता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि कवि का धैर्य उसके शिकायत को रोकने के लिए उसको जवाब देता है। क्या उत्तर देता है उसका धैर्य? गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज, गॉड डज नॉट नीड, कि ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य के कार्य की, और हिज ऑन गिफ्ट्स, यहाँ पर एच कैपिटल है और ये हिज जो यूज हुआ है ये गॉड के लिए यूज किया गया है। तो उसका धैर्य उसको क्या जवाब देता है कि गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य के कार्य की, और हिज ऑन गिफ्ट्स, ना ही अपने द्वारा दिए गए उपहारों की। मतलब ईश्वर को हमारे काम की या हमारे उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, बट पेशेंस से यहाँ एक फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, और उस फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन के बारे में, मानवीकरण के बारे में। तो यहाँ जो पेशेंस है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कोई पर्सन मान लिया जाता है तो वहाँ हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मेरे धैर्य ने मेरी उस शिकायत को रोकने के लिए मुझे जवाब दिया कि ईश्वर को मनुष्य के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही ईश्वर द्वारा दिए गए उसे अपने गिफ्ट की कोई आवश्यकता है। बल्कि क्या कहना चाहते हैं? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, हु मतलब वह व्यक्ति जो, बेस्ट सबसे अच्छी तरह, बियर सहन कर ले, हिज माइल्ड यॉक, देखिए हिज का फिर एच कैपिटल है और ये भी गॉड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा दिए गए, माइल्ड का मीनिंग होता है हल्के। ठीक है, हल्के, और यॉक मीन्स वैसे जुआ होता है। जुआ आप जानते होंगे, जो बैलगाड़ी में हम बैल को चलाते हैं तो बैल के ऊपर जो एक लकड़ी का हम जुआ यूज करते हैं, जिसमें कि बैलों को बांध दिया जाता है गाड़ी हाँकने के लिए। ठीक है, तो उसको हम जुआ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यॉक। आपने देखा होगा जो बैलों के ऊपर जो लकड़ी का एक वो लगा हुआ होता है इतना बड़ा, ठीक है, और उस पर क्या करते हैं हम? बैलों की गर्दन को बांध देते हैं दोनों साइड से, तो उसको हम हिंदी में जुआ कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यॉक। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा दिए गए हल्के, तो यहाँ योग का मीनिंग जुआ नहीं है, यहाँ योग का मीनिंग है कठिनाइयाँ या कष्ट या परेशानियाँ। ठीक है, तो यहाँ योग का मीनिंग क्या है? कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। तो जो ईश्वर द्वारा दिए गए हल्के हल्के परेशानियों को सहन कर ले, ठीक है, दे सर्व हिम बेस्ट, तो ऐसे लोग ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो पोइट का कहने का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए कठिनाइयों को खुशी खुशी सहन कर लेते हैं, वो व्यक्ति ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से पोइट अपनी गलती को रियलाइज़ करता है कि गॉड ने जो मुझे अंधा बना दिया है, तो मुझे इस परेशानी को भी सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि गॉड अपने भक्तों की क्या लेता है? परीक्षा लेता है, उनके धैर्य की परीक्षा लेता है। तो कभी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को सहन कर लेते हैं,
वे लोग ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ योग का मीनिंग हो गया कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। तो एक योग का होमोफोन्स होता है YOLK। प्यारे बच्चों, ये भी योग है और ये भी योग है। तो इसका मीनिंग वैसे जुआ होता है रियल मीनिंग, और जो YOLK योग है इसका मीनिंग होता है जो अंडे के अंदर जो येलो पार्ट होता है जिसको हम जर्दी बोलते हैं। ठीक है, उस जर्दी को हम इंग्लिश में योग कहते हैं। उसका मीनिंग, इसकी स्पेलिंग है YOLK। तो यहाँ पर हमें एक होमोफोन्स वर्ड मिला, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को सहन कर लेते हैं तो वो ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होता है हमारा, एंड दिस स्टेंजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेंजा है। और क्या कहना चाहते हैं, हिज स्टेट, हिज का मतलब गॉड्स यानी ईश्वर की, और स्टेट का मीनिंग यहाँ पर राज्य हम निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर स्टेट का मीनिंग है पोजीशन, मतलब गॉड की जो पोजीशन है, गॉड की जो स्थिति है, इज किंगली, कैसी है, राजसी यानी राजाओं जैसी है। तो पोइट कहना चाहते हैं गॉड्स पोजीशन इज लाइक किंग्स, यानी राजा की जो जैसी स्थिति होती है वैसी पोजीशन किसकी होती है, गॉड की होती है। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं गॉड की जो पोजीशन है बिल्कुल राजाओं के समान है। थाउजेंड्स, हजारों, यहाँ हजारों से मीनिंग है थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत। ठीक है, तो हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग, देखिए हिज का फिर एच कैपिटल है, ये गॉड के लिए यूज किया जा रहा है। तो हजारों देवदूत हिज बिडिंग, बिडिंग कहते हैं आदेश, उसके आदेश पर स्पीड, पूरी स्पीड के साथ, एंड पोस्ट, तो यहाँ पोस्ट का मतलब पोस्ट करना नहीं है, कोई डाक करना नहीं है, यहाँ पोस्ट का मीनिंग है ट्रैवल करना। ठीक है, तो हजारों देवदूत गॉड के एक आदेश पर पूरी स्पीड से क्या कर देते हैं, ट्रैवल कर देते हैं, यात्रा कर देते हैं, चक्कर काट देते हैं ओवर लैंड एंड ओशियन। किसका चक्कर काट देते हैं, पूरी पृथ्वी का, पूरी भूमि का और पूरे सागर का। मतलब ईश्वर के हजारों देवदूत हैं और उसके एक आदेश पर पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का वो चक्कर काट देते हैं। वो भी कैसे, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। तो ईश्वर के हजारों देवदूत बिना आराम किए पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी, पूरे समुद्र का चक्कर काट देते हैं, और इसीलिए गॉड को मनुष्य के कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मनुष्य की तो सबसे अच्छी सेवा वही है कि वो ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को सहन कर ले। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि दे ऑल्सो सर्व, लेकिन वो लोग भी ईश्वर की ही सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते रहते हैं अपना नंबर आने की, कि कब हमें ईश्वर की सेवा का मौका मिले तब हम उसकी सेवा करें। तो जो वेटिंग में होते हैं वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं, और जो वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं तो वो भी सेवा करते हैं। तो जो वेट कर रहे हैं उन्हें अपने आप में निराश नहीं होना चाहिए। पॉइंट का यही यहाँ पर कहना है कि जो व्यक्ति सिर्फ स्टैंड हैं, खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा ही कर रहे हैं। तो ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा, पूरी पोयम आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यदि एक बार में समझ में ना आए तो इसको बार बार देखें जब तक कि ये समझ में ना आ जाए। तो आज हमने 12th क्लास की 3rd पोएम को स्टडी किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।